हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी, एमएससी और 11th-12th का टॉपिक जूल का नियम, जूल्स लॉ जिसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम 1843 ईस्वी में जूल ने एक गैस के आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी के निर्धारण डिटरमाइन के लिए एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था में बाई ओर लेफ्ट साइड के वेसल ए में एक शुष्क गैस, ड्राई गैस हाई प्रेशर पर लिया गया है, जबकि राइट साइड का वेसल बी खाली, इम्पटी या निर्वात वैक्यूम्ड रखा गया है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया है, तो उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्टॉप का केक खोलने पर ए में रखी गैस तेजी से रेपिडली पात्र जो वेसल है बी में प्रवेश करती है। ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जूल ने पाया कि उपयुक्त प्रक्रम या अबव प्रोसेस में जल उष्मक, वाटर बाथ या किसी भी पात्र एनी वेसल के तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात गैस के प्रसार में कुल ऊष्मा परिवर्तन किस तरीके से होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले ये हमारा वर्ड में था, उसको समझ लेते हैं कि डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं जूल का नियम को। तो बोला गया है कि हम एक क्या लिए हैं, उष्मारोधी या एडियाबेटिक प्रोसेस के अनुसार से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पात्र है जिससे हम वेसल बोल रहे हैं, तो दो वेसल लिया गया है। एक वेसल लिया गया है ए, ये देखिए ए, और एक वेसल लिया गया है बी। तो यहाँ पे स्टॉप का के द्वारा यहाँ पे इसको अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए में गैस भरी हुई है पूरा का पूरा, और बी क्या है, निर्वात है, मतलब कि वैक्यूम है, मतलब कि खाली है बोल रहा है। तो मान लो ये स्टॉप क्लॉक जो है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हटा देंगे तो क्या होगा, जो जहां पे ज्यादा गैस भरी रहेगी ए पात्र से, ए वेसल से, वो क्या करेगा, धीरे धीरे हमारा बी वेसल में जाने की कोशिश करेगा, और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का बराबर हमारा गैस नहीं हो जाता। और ये क्या बोला गया है कि वाटर बाथ में लिया गया है, ठीक है। तो वाटर बाथ जल उष्मक पे लिया गया है, और इसको क्या बोला गया है, उष्मारोधी बोला गया है, मतलब कि एडियाबेटिक बोल दिए हैं। ये है हमारा उष्मारोधी, जिसको बोलते हो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के लिए डेल क्यू का मान क्या होता है, 0 होता है बोल रहा है, ठीक है। मतलब कि उष्मा परिवर्तन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्मा प्रक्रम के लिए। ये हुआ, बस ये डायग्राम को यहाँ पे वर्ड पे समझाया गया है। अब देखते हैं क्या होगा कि यहाँ गैस के प्रसार, एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं हम, वेसल ए से वेसल बी में फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार, बी के शून्य दाब के विरुद्ध प्रसार हो रहा है बोल रहा है। अतः गैस द्वारा किया गया कार्य, तो देखो हम ये जो क्लार्क है बीच में जो रखे हैं ए वेसल और बी वेसल के बीच में, उसको हम ऐसे ही खोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपने आप गैस जो वेसल ए में है वो अपने आप क्या करेगा, वेसल बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वेसल बी में चला जाएगा, अपने आप जा रहा है। आप इसमें फोर्स लगा रहे हो क्या, कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगा रहे हो, नहीं वर्क कर रहे हो कि ए से बी में किस तरीके से आ रहा है। तो अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ना। एडियाबेटिक प्रोसेस पहले से ही है, लेकिन हम कुछ वर्क यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा बोल रहा है। ये हुआ, इतना समझ आया। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि उष्मागति के प्रथम नियम से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम इतना सारा देख चुके हैं, इतना सारा वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमारा उष्मागति के प्रथम नियम क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, या डेल भी बोल सकते हो आप, और डेल डब्ल्यू। ये है हमारा उष्मागति का प्रथम नियम का सूत्र। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये ऊपर में हम डी क्यू इज इक्वल टू 0 लिखे हैं और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 लिखे हैं। तो उष्मागति के प्रथम नियम में दोनों दिया है, डी क्यू दिया है, डी डब्ल्यू भी दिया है। तो क्या करेंगे, इसके जगह 0 0 पुट कर देंगे, और हमारा डेल यू को तो 0 नहीं बोला गया है, तो डेल यू को जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उष्मा भी आपका 0 है और वर्क भी 0 हो रहा है। तो डी यू मतलब कि आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब कि तीनों का तीनों जूल के नियम के अनुसार से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। ये हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है यू, वो दो का टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या होता है, फंक्शन होता है, फलन होता है जिसको बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यू इक्वल टू एफ टी और वी करके, क्योंकि दोनों का फंक्शन है। और इसको हम पहले भी 2 वीडियो में इसको डील करके देख चुके हैं कि यू का जो फंक्शन होता है उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। जैसे कि हीट कैपेसिटी में देखे थे, एंथैल्पी में देखे थे। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो उसमें हम तीसरे बार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसको देखो। कैसे करते थे, डेल यू लिख देते थे
और एक बार 2 बार डेल यू ऊपर ऊपर लिख देते थे। फिर क्या कर देते थे, फर्स्ट फंक्शन था उसको डेल टी करके नीचे लिखते थे, और जो सेकेंड फंक्शन था उसको कांस्टेंट रख देते थे, और जिसे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे फर्स्ट फंक्शन से। अब दूसरा फंक्शन में क्या करते थे, दूसरा फंक्शन को नीचे लेते थे और उसी से डिवाइड कर देते थे और एक बार मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपका कांस्टेंट रहता था। बस यही से ही समझे हैं हम, तो और कुछ नहीं है, बस ये फंक्शन लिखने का ये तरीका है। ये हुआ। अब इक्वेशन नंबर 1 से बोल रहा है, तो 1 क्या है हमारा, डी यू इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, 0 आया था। तो डी यू अगर 0 है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डे यू इक्वल टू डी यू बाई डी भी या डेल वी और कांस्टेंट टी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो डेल टी इज इक्वल, देखो यहाँ पे डेल टी है तो 0 हो जाएगा, डेल यू है 0, इसी के कारण ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0। तो बचा क्या है हमारा, ये वाला टर्म बचा है, सेकेंड वाला टर्म। ये वाला टर्म को हम क्या किए हैं, जस्ट का वैसे उतार दिए, सिंपल। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि डेल भी जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको तो 0 कर दिए तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं होता है बोल रहा है, इसका कुछ ना कुछ मान आता है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, और ये 0 हो रहा है हमारा। तो अब क्या करेंगे, जो डेल भी है हमारा उसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो डेल भी राइट साइड में ले गए हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नया इक्वेशन क्या ले लेगा, इसको हम इधर लिख दिए हैं और ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया इक्वेशन, डेल यू बाई डेल भी कांस्टेंट टी इक्वल टू 0 आया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे जूल का नियम। अब आगे क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या बोला गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, वही बोला गया है, आयतन के सापेक्ष शून्य होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आयतन के सापेक्ष शून्य होता है। बस इस जो फार्मूला लिखे हैं, जो इक्वेशन हमारा जनरेट हुआ है उसको वर्ड में लिख दिए हैं जी। या दूसरे शब्दों में हम कैसे बोल सकते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सिर्फ ताप का फलन होता है बोल रहा है, मतलब कि ये टेम्परेचर का फलन हो रहा है बोल रहा है। ये हुआ, तो इसी को आप वर्ड में भी लिख सकते हो, परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा जूल का नियम। और आगे बोला गया है कि अर्थात हम जैसे कि अभी पढ़े हैं कि सिर्फ ताप का फलन होता है, तो U इज इक्वल टू फलन T करके लिख सकते हैं, और स्थिर ताप मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, शून्य, ये इसी को लिखा गया है। तो इक्वेशन 2 को जूल का नियम कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। बाद में यह पाया गया कि जूल का नियम सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए जो डेल यू बाई डेल वी टी होता है, ये इसका मान थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव में ले लेता है, 0 ना होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बस याद रखना कि ये आइडियल गैस के लिए लागू होता है, वास्तविक गैसों के लिए लागू नहीं होता। और लिख सकते हो आप इसी प्रकार आइडियल गैस के लिए हम लिख सकते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, डेल यू बाई डेल पी और कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0 होता है। एक और फैक्टर लिख सकते हो, डेल पी भी अपान डेल पी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आदर्श गैस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जूल का नियम ये प्रूव हो गया कि हमारा ये जूल का नियम के इक्वेशन है। तो जूल का नियम अगर क्वेश्चन में आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जूल के नियम को समझाइए, जूल्स लॉ को एक्सप्लेन करिए बोलेगा, या समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए बोलेगा। तो इतना तक आपको लिखना है जी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जूल थॉम्सन गुणांक। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।